हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो ये चैनल है RK स्टडी कंपटीशन 1, ये उन एग्ज़ाम के लिए है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आप जॉब पाना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो आइए हमारे इस चैनल पर आइए और अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। हमारे इस चैनल पर उन सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है वो है मॉडल ऑक्सिलरी, और मॉडल ऑक्सिलरी का आज हमारा जो है लास्ट यहाँ पर ये टॉपिक है। उसके बाद में हम थोड़ा प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो शुरुआत होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी में वो है यूज़ ऑफ डेयर, मतलब डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग हम एक तरह से साहस दिखाने के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए, या चुनौती के लिए, या फटकार के लिए, इनके लिए करते हैं। जब इनका प्रयोग करते हैं तो इसके अलग अलग नियम होते हैं। तो आइए उन नियम से हम मिलते हैं। खूबसूरत से नियम हैं, उनकी आप जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम रोज़ाना एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं उसे समझने के लिए, उसके बाद में हम उसी के नियम लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ही डेयर्स टू गो देयर, दूसरा है आई डेयर टू अपोज माई फादर, और तीसरा है दे डेयर टू कम हेयर। मतलब कहने का है डेयर का प्रयोग साहस करना, हिम्मत करना, साहस करना, हिम्मत करना के अर्थ में मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों फॉर्म में होता है। मतलब एक वचनकर्ता के साथ भी और बहुवचनकर्ता के साथ भी हम डेयर का प्रयोग करते हैं। अब आगे एक नोट दे रखा है, नोट में दे रखा है डेयर का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। कहने का मकसद है जो हमारा पास्ट टेंस है उसमें और पार्टिसिपल के रूप में, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। He dared to call me a fool. She dared to oppose her husband. देखिए अगला नियम, जब डेयर का प्रयोग चुनौती देना या ललकारना के अर्थ में होता है तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। मतलब कहने का चुनौती देना या ललकारना यहाँ पर अगर हमारा वाक्य में प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस करता है, तो ठीक उसके बाद उन्होंने कहा है ऑब्जेक्ट का प्रयोग वहाँ पर होता है, तथा ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हम करते हैं। जो हमारा इन्फिनिटिव है उसका हम प्रयोग बाद में करते हैं। किसके? ऑब्जेक्ट के बाद में। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके, ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही इन्फिनिटिव का प्रयोग यहाँ पर हमारा हो रहा है। इसी तरह से दूसरे में देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हमारा यहाँ पर हो रहा है। देखिए आगे, जब डेयर का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में होता है, मतलब कहने का जब डेयर का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में होता है तो इसका निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। किस तरह से? देखिए, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। नेक्स्ट है आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर, आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर। दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, दे डिड नॉट डेयर टू टॉक मी। ये जो है हमारे निगेटिव में दर्शाया गया है। किसको? डेयर को। अगर मैन वर्ब के रूप में यहाँ पर आता है, देखिए डज नॉट के बाद में मैन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में अगर नॉट होता है तब, और उसके बाद मैन वर्ब का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव में, डज सी डेयर टू कम हेयर, डज सी डेयर टू कम हेयर। डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर, डिड दे डेयर टू टॉक टू मी। देखिए
हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर जो है हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद ही हमने इन्फिनेटिव टू का प्रयोग यहां पर कर दिया है। ठीक है नहीं। इसी तरह से देखिए, डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर। देखिए हेल्पिंग वर्ब मतलब यहां पर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। इसी तरह से डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में हमने इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया है। आगे देखें, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। डेयर का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में होता है। इसके बाद जरूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है। जैसे कि ही डज नॉट डेयर टू अपोज हिज बॉस, ही डज नॉट डेयर टू अपोज हिज बॉस। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें जरूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव टू का प्रयोग भी कर देते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ाते हैं उसके बाद। चलिए आगे बात करते हैं एक और नए से एग्जाम्पल के साथ में। देखते हैं, आई डेयर नॉट गो देयर। नेक्स्ट है, दे डेयर नॉट अपोज हिज फादर। नेक्स्ट, ही डेयर्स नॉट टू अपोज हिज फादर। मतलब कहने का है, डेयर नॉट और डेरेंट का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए प्लूरल फॉर्म में होता है। जहां पर डेयर नॉट या डेरेंट, देखिए दोनों का मतलब एक ही है, डेयर नॉट और डेरेंट। शॉर्ट में दे दिया इसको, कहता है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में निगेटिव आइडिया, मतलब नकारात्मक जो विचार होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। उसका जो प्रयोग होगा प्लूरल फॉर्म में होगा। देखिए किस तरह से, ये आपको बताई दिया, आई डेयर नॉट गो देयर, दे डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ही डेयर्स नॉट टू अपोज हिज फादर। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये वाला सेंटेंस है, ये हमारा रॉन्ग है, नियम के अनुसार ये गलत है, और ये दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि उसने कहा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, बहुवचन में यहाँ पर इनकी काउंटिंग होती है, जबकि इसकी ही की काउंटिंग हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक नोट दे रखा है। नोट, डेयर नॉट और डेरेंट के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब है जहां पर हमारा डेयर नॉट या डेरेंट, देखिए यहां पर जो डेयर का प्रयोग किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, ना कि मेन वर्ब के रूप में। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है तो उसके बाद में हमें किसकी जरूरत नहीं है, उसके बाद में हमें इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए किस तरह से, ही डेयर नॉट टू गो देयर, ही डेयर नॉट टू गो देयर, मतलब यहां पर ये इनकरेक्ट है। अब इसको हम हटा दें, यहां पर देखिए ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, मतलब ये करेक्ट हो गया। दूसरा देखें, ही डेयरेंट टू कॉल यू अ फूल, ही डेयरेंट टू कॉल यू अ फूल। डेयरेंट के बाद में फिर देखिए नॉट का यूज हुआ है हमारा, उसके बाद टू का प्रयोग हुआ है, इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, जबकि ये गलत है। आई डेंट कॉल यू अ फूल, ये हमारा अब करेक्ट हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं, डेयर सी अपोज हर फादर, डेयर सी अपोज हर फादर, हाउ डेयर यू टच हर, हाउ डेयर यू टच हर। डेयर का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्लूरल फॉर्म में इन्फिनेटिव टू के बिना होता है। मतलब ये इसका जो प्रयोग होगा इंट्रोगेटिव में, वहां पर हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे एग्जाम्पल है कुछ, देखिए, ही शुड मस्ट गो देयर, ही शुड मस्ट गो देयर, ही शुड गो देयर। अरे भाई दो यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी दे रखी हैं, यहाँ पर दो मॉडल एक्सिलरी हैं, एक तो है शुड, एक है मस्ट।
तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक मॉडल एक्सिलरी रखनी है। तो देखिए ही शुड गो देयर, मतलब ये इनकरेक्ट है और ये वाली करेक्ट है। दूसरी देखें, ही मस्ट गो देयर, या तो हमें इसे बना दें या इससे बना दें। हमें जो मॉडल एक्सिलरी रखनी है केवल एक ही रखनी है। अगर हमारी डबल मॉडल एक्सिलरी आती है तो वो वहां पर हमारा एरर होता है या गलत सेंटेंस होता है। देखा गया, यू कैन मस्ट सॉल्व दिस सम, यू कैन मस्ट, देखिए कैन का यूज भी और मस्ट का भी, ठीक है, मतलब सेंटेंस इनकरेक्ट है, सेंटेंस हमारा यहां पर इनकरेक्ट है, ये वाला तो करेक्ट था। अब आगे, यू मस्ट सॉल्व दिस सम, देखिए अब यहां पर एक मॉडल एक्सिलरी रखी हुई है तो ये करेक्ट हुआ। डबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, मतलब नियम हमारा कहता है जहां पर हमारी डबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब आती है वहां पर क्या होता है, दो का इसका डबल का नहीं प्रयोग नहीं करते हैं वहां पर। अब हमें केवल एक ही मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग करना है। हाँ, अगर इसके अपोजिट अगर वो कंजक्शन से जुड़ी हुई है, जो मॉडल एक्सिलरी हमारी वर्ब जुड़ी हुई है कंजक्शन से जुड़ी हुई है, तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला जो नियम है हमारा इसी के ऊपर है, ही शुड एंड मस्ट गो देयर, ही शुड एंड, देखिए एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और जबकि दो यहाँ पर एक मॉडल एक्सिलरी ये है और एक ये है, मगर यहाँ पर क्या कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य करेक्ट है। दूसरा देखें, यू कैन एंड मस्ट, देखिए यहाँ पर कैन आ गया और यहाँ पर मस्ट आ गया और ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। डबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसी कंजक्शन से जोड़कर किया जाता है, किसी कंजक्शन से अगर उसको जोड़ेंगे तब इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आप जो है एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। हमारा जो चल रहा है यूज ऑफ देयर, अब उसमें जो है डबल यहाँ पर जो एक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में हम देखेंगे। यू हैव वॉन एंड विल विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। नेक्स्ट, ही हैज नॉट वर्कड हार्ड एंड विल नॉट वर्क हार्ड। यदि डबल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किसी कंजक्शन से जोड़कर एक मेन वर्ब के लिए हो तो दोनों एक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के सुटेबल फॉर्म का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है डबल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसी कंजक्शन से जोड़कर एक मेन वर्ब के लिए हो, ठीक है, तो दोनों एक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के सुटेबल फॉर्म का प्रयोग होता है। यू हैव वॉन एंड विल विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। देखिए दूसरा इसी तरीके से, he has not worked hard and will not work hard। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये प्रयोग हुआ। अब आगे देखते हैं, one was honest and five were dishonest। next, one was honest and five dishonest। one has failed and six have passed। one has failed and six passed। यहाँ पर हमें देखने से इन वाक्यों को जो हमारे एग्जाम्पल से उन्हें पता चलता है कि देखिए कि पहला जो वाक्य हमारा हो रहा है उस वाक्य में वाज का यूज हुआ है एक वचनकर्ता के साथ में और फिर उसे कंजक्शन से जोड़ा गया है, कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है। उसके बाद फाइव जो हमारा बहुवचन है उसके साथ में हमें बहुवचन क्रिया को यहाँ पर लगाया गया है। देखिए वन वाज ऑनेस्ट एंड फाइव वर डिसऑनेस्ट, मतलब वाक्य यहाँ पर करेक्ट है। जब वाक्य यहाँ पर करेक्ट है, आप दूसरे को देखते हैं, वन वाज ऑनेस्ट एंड फाइव डिसऑनेस्ट। भाई यहाँ पर बहुवचन के साथ में कोई भी वर्ब नहीं दे रखी है, जबकि इसे कंजक्शन के साथ में जोड़ा गया है। जो कंजक्शन हमारा एंड है उसके साथ में इसे जोड़ा गया है। जब इसे जोड़ा गया है तो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, मतलब नहीं दी गई है। और इसके साथ में जो हमारा सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है, इसे हमने एक सब्जेक्ट मानकर यहाँ वाक्य को बनाना शुरू किया, तो इसके साथ में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वह वाज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जब वाज का प्रयोग किया तो मतलब यहाँ पर भी हमारा या तो वर्ब का प्रयोग होता, जब यहाँ पर का प्रयोग होता तब ये करेक्ट होता। इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है।
दूसरे वाक्य में देखते हैं, वन हैज फेल्ड एंड 6 हैव पास्ड। वाक्य की शुरुआत फिर वही उससे हुई है, वन हैज फेल्ड, मतलब इसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में मेन वर्ब भी दे रखी है, तो देखिए यहाँ पर, और इसे कंजक्शन से जोड़ा गया है। जब कंजक्शन से जोड़ा गया है तो यहाँ पर देखिए बहुवचन के साथ में फिर हैव का प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ कहने का है कि इसके साथ में ये जो करेक्ट है हुआ वाक्य, जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब इसी का देखें, वन हैज फेल्ड, यहाँ तक ठीक है, एंड 6 पास्ड, यानी यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, कोई वर्ब आती है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब आती तब ये करेक्ट होता, अब ये हमारा इनकरेक्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो नियम क्या कहता है इसका, देखिए नियम, यदि दो सब्जेक्ट्स किसी सेंटेंस, यदि दो सब्जेक्ट्स किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो, यदि दो सब्जेक्ट्स किसी भी वाक्य के दो सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, तथा उनमें एक सिंगुलर, मतलब एक सिंगुलर होना चाहिए, तथा दूसरा प्लूरल हो और दोनों सब्जेक्ट्स कंजक्शन से जुड़े हों। मतलब ये पहला तो हमारा ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरा जो है प्लूरल होना चाहिए, और दोनों ही कंजक्शन से जुड़े हों। तो दोनों सब्जेक्ट्स के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग उनमें होता है। यही हमारी ये बात को दर्शाया गया है, अच्छी तरह से इसको एक्सप्रेस किया गया है। तो आज जो है हमारा देयर का प्रयोग यहाँ पर समाप्त हुआ और हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी यहाँ पर समाप्त हुई। कल जो हम यहाँ पर आकर अपनी अगली क्लास में एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उस प्रैक्टिस सेट से हम पढ़ेंगे जो हमारी मॉडल एक्सिलरी है, जो एग्जाम से संबंधित सेंटेंस आते हैं, कहाँ पर हमारी गलतियाँ होती हैं, कहाँ पर हम अधिकतर गलतियाँ करके उनको अपने नंबर को नेगेटिव में पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो उसे प्रैक्टिस सेट को पहले तो आप अपने घर पर ही इन जो हमने मॉडल एक्सिलरी कराई है, ये क्लासें कराई हैं, इनको अच्छी तरह से दोहराएं। जो प्रैक्टिस सेट हम कराएं उसे आप घर पर लगा कर देखिए प्रैक्टिस सेट को, एग्जाम से संबंधित ही वो प्रैक्टिस सेट होता है हमारा। तब देखना आप कितना अपने आप को यूजफुल पाएंगे। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।